सो हेलो 10th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट्स, कैसे हो यार। उम्मीद करता हूँ बहुत बढ़िया तरीके से हिस्ट्री पॉलिटिकल साइंस की तैयारी कर रहे होंगे, है कि नहीं। तो चलो आज एक और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो में लेकर आ गया हूँ। तो हिस्ट्री और पॉलिटिकल साइंस के कई सारे वीडियो जिसमें कंप्लीट ऑब्जेक्टिव्स क्वेश्चंस, कंप्लीट फ्लो चार्ट, जिसमें कंप्लीट द टेबल डायग्राम बेस्ड क्वेश्चंस जो आते हैं ना आपके, वो सारा ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ। कई सारे गिव रीजंस और शॉर्ट नोट के वीडियोस भी अपलोड हो चुके हैं, आप लोग चेकआउट कर सकते हो। और साइमल्टेनियसली वीडियोस आ भी रहे हैं और कंटिन्यूसली हमारे चैनल के माध्यम से आप पढ़ाई कर सकते हो। सारा सिलेबस के सारे चैप्टर्स के लेक्चर वीडियोस भी है, आप बस सर्च कर सकते हो या तो प्लेलिस्ट में जाके वीडियोस को ढूंढ के पढ़ सकते हो। तो पढ़ते रहिए। और ये सब्जेक्ट कोई नॉर्मल सब्जेक्ट नहीं है, इसमें आपको स्टडी करना पड़ता है, इसमें आपको चीज़ों को याद करना पड़ता है। तो याद करना मत छोड़ना, ठीक है, बाय हार्ट करना मत छोड़ा। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो अभी आज के इस वीडियो में हम पॉलिटिकल साइंस के जो भी इंपॉर्टेंट आपके ट्रू और फॉल्स क्वेश्चन आते हैं। अब आप सोचेंगे सर ट्रू और फॉल्स, यस, ट्रू और फॉल्स के क्वेश्चन आते हैं और इसमें सिर्फ ट्रू है कि फॉल्स है ये नहीं बताना होता है, हमें यहां पे बताना होता है कि ट्रू है तो क्यों ट्रू है और फॉल्स है तो क्यों फॉल्स है, यानी विथ रीजन बताना पड़ता है। और इसी चीज को करने का आपको 4 मार्क्स मिलता है। तो 2 क्वेश्चंस आपको करने होते हैं इसमें, जिसमें 2 मार्क्स का एक क्वेश्चन होता है। तो मैं हर चैप्टर के हिसाब से, सीक्वेंस के हिसाब से आपके लिए एक बहुत ही बेहतरीन ट्रू और फॉल्स का वीडियो लेकर आया हूं विद एक्सप्लेनेशन, विद गिव रीजंस एंड सारी चीजें आप लोग को देखना है। इस वीडियो को पूरा एंड तक देखना है और दोस्तों के साथ शेयर करना है। और एक छोटा सा आप सभी के लिए एक लाइक का टारगेट हमने दिया है, जो कि 3000 लाइक। और मुझे पता है कि आप सभी बच्चे जो इस वीडियो को देख रहे हो ना, तो लाइक जरूर कर दिया करो, क्योंकि आपके लाइक से हमें मोटिवेशन मिलता है और यही हमारा एनर्जी का सोर्स है, बाकी और कुछ नहीं। फ्री ऑफ कॉस्ट क्वालिटी एजुकेशन देते आ रहा हूं पिछले कई सालों से, यहां तक पहुंचे हैं। तो इसमें भी आपका बहुत बड़ा जो रोल है वो आगे भी बनाए रखना है। तो प्यार देते रहना, शेयर करते रहना और वीडियो को लाइक जरूर से करना। और एक रिक्वेस्ट के तौर पे, एक बड़े भाई होने के नाते एक रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि मुझे पता है कि यार आज से ठीक 4 दिन के बाद आपका 10वीं बोर्ड्स खत्म हो जाएगा, 18 मार्च के दिन। और कई सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो कहीं ना कहीं अपनी लाइफ में आगे निकल जाएंगे, कोई कुछ करेगा कोई कुछ करेगा। लेकिन मैं चाहता हूं कि यार अपने राहुल सर को मत भूल जाना, एक दिल से कहीं ना कहीं एक थोड़ी सी जगह मेरे लिए रख लेना कि हाँ, एक राहुल जायसवाल सर थे, JR ट्यूटोरियल्स पे पढ़ाते थे, ठीक है ना। तो एक छोटा सा प्यार देना, भूल मत जाना, बस इतना कहना है। और साथ ही में अगर आप 10th स्टैंडर्ड के बाद भी हमसे जुड़े रहना चाहते हो, 11वीं 12वीं में भी हमारे चैनल से पढ़ाई करना चाहते हो साइंस कॉमर्स के लिए, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमारा 11th एंड 12th का एक सेपरेट न्यू चैनल है, जो कि ऑलरेडी हमने 3 साल से बनाया रखा है और इस पर आपके लिए मेहनत किया जा रहा है। तो उस चैनल का नाम है दोस्तों JR कॉलेज। जैसे ये JR ट्यूटोरियल्स है, वैसे ही वो चैनल JR कॉलेज है। अभी के अभी जाओ, इस वीडियो को पॉज करो, बैक जाओ और फटाफट से सर्च बटन पे JR कॉलेज सर्च करो, वो चैनल आ जाएगा। लगभग 4 लाख के करीब हो चुका है वहां पे सब्सक्राइबर, उस पे जाके सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि यहां पे ऑफिशियल तौर पे आप मुझसे जुड़ जाओगे और पूरी 11वीं और 12वीं की तैयारी करोगे। मैं फिर से बोल दूं, 11वीं या फिर 12वीं जो भी आप लोग हैं, साइंस कॉमर्स आर्ट्स, सभी चीज की तैयारी वहां पे कराई जाएगी। तो प्लीज हमें सपोर्ट वहां पे भी करना जिस प्रकार यहां पे करते हैं। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। अब ये जो क्वेश्चन होता है एनी टू करना होता है, ये क्वेश्चन आपको क्वेश्चन नंबर 7 में देखने मिलता है। तो चलो एक एक करके स्टार्ट करेंगे। सबसे पहला ये चैप्टर नंबर 1 के क्वेश्चन हम देखेंगे और वैसे ही करते करते चैप्टर 1 2 3 4 5 5 चैप्टर्स के जो क्वेश्चन है एक एक करके डिस्कस कर लेंगे। तो सबसे पहले यहां पे अगर आप नजर मारोगे, क्वेश्चन कैसा आता है, स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स एंड गिव रीजन फॉर योर आंसर। मतलब ट्रू है तो क्यों ट्रू है, रीजन बताओ, फॉल्स है तो क्यों फॉल्स है, रीजन बताओ। तो यहां पे आप 4 क्वेश्चन देख पा रहे होंगे। पहला है इंडियन डेमोक्रेसी इज कंसीडर्ड द लार्जेस्ट डेमोक्रेसी इन द वर्ल्ड। नेक्स्ट है सीक्रेसी इन द वर्किंग ऑफ गवर्नमेंट हैज इंक्रीज ड्यू टू द राइट टू इंफॉर्मेशन। तीसरा है द नेचर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इज सीन एज द लिविंग डॉक्यूमेंट। एंड चौथा है डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर इज सेंट्रल टू डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। अब इस चैप्टर में से ये चारों वैसे देखा जाए तो इंपॉर्टेंट है, करेक्ट है। मैंने क्या बोला कि मैं सब इंपॉर्टेंट चीज लेकर आऊंगा, लेकिन इंपॉर्टेंट में से भी मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें मेरे हिसाब से क्या हो सकती है मैं बताऊंगा। तो आपको ये चौथा क्वेश्चन तो करना ही करना है और ये पहला क्वेश्चन करना ही करना है। मतलब करो तो चारों चारों अच्छी तरीके से समझ के जाओ, पढ़ के जाओ, लर्न करके जाओ, लेकिन उसमें से पहला और चौथा जो है इसको तो डेफिनेटली करना है। खासकर डबल स्टार दूंगा मैं चौथे वाले को, ये क्वेश्चन को तो करना ही करना है, ठीक है। अब एक एक करके हम लोग इसको सॉल्व करेंगे और समझेंगे। तो पहला क्वेश्चन था क्या, इंडियन डेमोक्रेसी इज कंसीडर्ड द लार्जेस्ट डेमोक्रेसी इन द वर्ल्ड। क्या हमारा लोकतंत्र इतना बड़ा है कि पूरे वर्ल्ड में सबसे बड़ा है? यस, हमारा इंडिया का डेमोक्रेसी सबसे बड़ा है, क्योंकि नंबर ऑफ वोटर्स भी बहुत बड़े हैं और नंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंसी भी हमारे देश में काफी ज्यादा है। तो हम बोल सकते हैं कि ये स्टेटमेंट ट्रू है कि हमारा इंडिया का डेमोक्रेसी सबसे बड़ा लार्जेस्ट डेमोक्रेसी है पूरे वर्ल्ड का। रीजन बताओ, चलो रीजन बताओ क्या हो सकता है रीजन। तो मैं आपको रीजन अगर मैं बताऊं तो सबसे पहले इंडियन डेमोक्रेसी एक डायरेक्ट रिप्रेजेंटेशन है इंडियन पीपल का पार्लियामेंट में। इसमें स्टेट लेजिस्लेचर भी आता है और लोकल गवर्नमेंट भी आता है। और साथ ही में फ्री एंड फेयर इलेक्शंस होते हैं रेगुलर इंटरवल पे, आपको पता ही है। आप देखोगे तो एक सिटी है तो सिटी लेवल पे होता है, ग्राम पंचायत तो ग्राम पंचायत लेवल पे होता है, उसके ऊपर स्टेट लेवल पे होता है, उसके ऊपर मतलब अगेन आपका नेशनल लेवल पे। मतलब जो इलेक्शन है ना, फ्री एंड फेयर इलेक्शन, वो होते रहते हैं डेमोक्रेसी के अंदर। और हर पीपल का क्या होता है, अधिकार होता है, राइट टू वोट अधिकार होता है वहां पे, ठीक है ना।
चाहे वो कोई भी रिलीजन का हो, जेंडर का हो, यानी मेल फीमेल हो, चाहे कोई भी कास्ट का हो, वो आराम से अपना वोट दे सकता है, ऐसा हमारे रूल बना है। पहले के समय पे जो वोटिंग का एज था वो 21 साल था, यानी कोई भी व्यक्ति अगर वोट करना चाह रहा था वो 21 साल का मिनिमम होना चाहिए। लेकिन आज के डेट में अगर आप देखोगे तो अगर कोई व्यक्ति 18 साल का भी है तो वो वोट कर सकता है। तो अभी रिड्यूस करके 18 साल कर दिया है, और इसी से बहुत सारे यंगर लोग आते हैं और अपना वोट डालते हैं। आपने देखा होगा कि 18-19 साल के लोग भी आके वोट डालते हैं, और इसी से हमारा देश का लोकतंत्र जो है वो काफी बड़ा बनते जा रहा है। और इसीलिए इंडिया का लार्जेस्ट नंबर ऑफ वोटर्स है। किसी भी डेमोक्रेटिक कंट्री को आप देख लो, सबसे ज्यादा वोटर्स हमारे देश में है, एंड इसीलिए हम बोलते हैं कि इंडियन डेमोक्रेसी इज कंसिडर्ड एज द लार्जेस्ट डेमोक्रेसी इन द वर्ल्ड। समझ में आया? तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, जैसे मैंने बता दिया, इसको याद कर लेना। सेकंड क्वेश्चन आता है, सीक्रेसी इन द वर्किंग ऑफ गवर्नमेंट हैज इंक्रीज ड्यू टू द राइट टू इंफॉर्मेशन। अब इसका आंसर है फॉल्स। क्या गवर्नमेंट के काम में सीक्रेट रखना ये इंक्रीज हो गया है क्योंकि राइट टू इंफॉर्मेशन है? बल्कि ये तो उल्टा स्टेटमेंट दिया है, क्योंकि राइट टू इंफॉर्मेशन में ये क्लियरली बोल रहा है ना कि आपको बताना पड़ेगा, तो सीक्रेसी कैसे आएगी? तो जब बताना ही पड़ेगा तो सीक्रेसी नहीं आ सकती, मतलब ये स्टेटमेंट फॉल्स है। तो रीजन क्या है कि भाई सीक्रेसी गवर्नमेंट के अंदर डिक्रीज हुआ है, उल्टा। ये जो लिखा है ना कि इंक्रीज हुआ है, उल्टा क्या हुआ है? कम हुआ है, क्योंकि राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2005 में जो बनाया गया, इसके वजह से क्या हो रहा है कि डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स वो है अप्रोच किया जा रहा है एज द राइट्स ऑफ सिटीजन, यानी आम जनता का हक होता है कि गवर्नमेंट को बताना पड़ेगा कि वो क्या आगे प्लानिंग कर रही है, ट्रांसपेरेंट रहना पड़ रहा है उनको, और गवर्नमेंट को अकाउंटेबल रहना पड़ रहा है, जवाबदारी देनी पड़ती है। तो इसके लिए ये क्वेश्चन का आंसर है फॉल्स, और ये उसका रीजन। तीसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है? द नेचर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इज सीन एज ए लिविंग डॉक्यूमेंट, यानी हमारा जो डॉक्यूमेंट है हमारा, दैट इज द कॉन्स्टिट्यूशन, क्या इसका जो नेचर है ये एक लिविंग डॉक्यूमेंट के तौर पे देखा जाता है? तो बिल्कुल सही। अगर आप देखोगे आज भी हम डेमोक्रेसी की जब बात करते हैं, इंडिया की जब बात करते हैं, तो हम सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूशन की बात करते हैं, क्योंकि हमको पता है कि अगर कहीं पे भी कुछ गलत हो रहा है तो जो संविधान में लिखा है उसके हिसाब से एक्शन होगा। और अपोजिशन भी आप देखोगे, ठीक है ना, बहुत सारे जो रूलिंग पार्टी है लोग अपना अपना करते हैं, अपोजिशन वाले किताब लेके आ जाते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन करते हैं, क्यों? कहीं ना कहीं अगर कुछ गलत हो भी रहा है तो कॉन्स्टिट्यूशन देख लेगा। वो एक जिंदा डॉक्यूमेंट है, लिविंग डॉक्यूमेंट है। रीजन, एक डायनामिक और लिविंग डॉक्यूमेंट है कॉन्स्टिट्यूशन, और पार्लियामेंट के पास पावर होता है कि वो थोड़ा बहुत कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर चेंजेस ला सके। जैसे ऐसा नहीं है कि जो 1950 में जो संविधान बनाई गई थी उसमें कुछ भी चेंजेस आज तक नहीं हुआ, नहीं, ऐसा नहीं है, थोड़े थोड़े चेंजेस आज तक हुए हैं, और ये आगे भी शायद चेंजेस होंगे, क्योंकि एक कॉन्स्टिट्यूशन में ही एक रूल है, एक आर्टिकल है उसके हिसाब से कि पार्लियामेंट में जो भी लोग बैठते हैं, चाहे वो रूलिंग पार्टी के लोग हो या फिर अपोजिशन हो, वो सब मिलकर अगर चाहें तो कुछ ना कुछ चेंजेस वो ला सकते हैं। इसीलिए वो क्या है, टाइम टू टाइम चेंजेस के वजह से, और जुडिशियरी ने भी एक्सेप्ट किया, यानी हमारे जो जज के जो सिस्टम होता है, जुडिशियल सिस्टम, जो कि हमारे हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट होते हैं, इनके पास भी वो एक्सेप्ट किया है उन्होंने ये पार्लियामेंट में के अंदर कि कॉन्स्टिट्यूशन में सम टाइम में कुछ चेंजेस की जा सकती है, ठीक है ना। और जुडिशियरी ने ये एक स्टैंड लिया था पार्लियामेंट में, वाइल अमेंडिंग द कॉन्स्टिट्यूशन कैन नॉट चेंज द बेसिक स्ट्रक्चर, मतलब अंदर कुछ आर्टिकल्स वगैरह चेंज हो सकते हैं लेकिन बेसिक स्ट्रक्चर जो है वो नहीं चेंज किया जा सकता। लेकिन फिर भी जो क्वेश्चन था कि क्या ये लिविंग डॉक्यूमेंट है, तो जी हाँ, ये ट्रू स्टेटमेंट है, लिविंग डॉक्यूमेंट है, लिख दिया आपने। चौथा क्वेश्चन है कि डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर इज सेंट्रल टू डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, तो क्या ये स्टेटमेंट ट्रू है? बिल्कुल सही है, क्योंकि आपको पता ही है कि कोई भी डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर जो होता है वो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के लिए होता है। अब इसका आंसर तो ट्रू हो गया, लेकिन क्यों है? क्योंकि देखो डिसेंट्रलाइजेशन जो होता है वो कंट्रोल करता है ना मिसयूज ऑफ पावर। मान लो कि भाई कोई भी गवर्नमेंट है वो मिसयूज की जा रही पावर का, तो क्या मतलब है, कौन उसको डिसेंट्रलाइज करेगा? तो ये जरूरी है। इट ऑल्सो क्रिएट द अपॉर्चुनिटी फॉर द कॉमन पीपल टू पार्टिसिपेट इन द वर्किंग ऑफ गवर्नमेंट, यानी नॉर्मल आम जनता भी जुड़ सकती है, और इसीलिए डिसेंट्रलाइजेशन पावर जो है वो सेंट्रल होता है किसके अंदर? आपके डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के अंदर। तो इसको याद रखना, जैसे मैंने बोला कि ये वाला क्वेश्चन ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो लर्न कर लेना। अब चलते हैं हम लोग सेकंड चैप्टर की तरफ, चैप्टर नंबर 2, ठीक है, ध्यान से सुनना सभी लोग। अब चैप्टर नंबर 2 की जब बात करते हैं तो इसमें आता है स्टेट वेदर स्टेटमेंट ट्रू और फॉल्स। अगेन गिव रीजन करने बोल रहा है, तो ट्रू और फॉल्स प्लस गिव रीजन। तो इसमें क्या क्वेश्चन है? द इलेक्शन कमीशन लेज डाउन द कोड ऑफ कंडक्ट ड्यूरिंग इलेक्शन। पहला ये हो गया कि इलेक्शन कमीशन जो है कोड ऑफ कंडक्ट करती है। फिर अंडर स्पेशल सर्कमस्टांसेस द इलेक्शन कमीशन होल्ड री इलेक्शन इन ए पर्टिकुलर कॉन्स्टिट्यूंसी, मतलब कुछ ऐसा हुआ तो इलेक्शन कमीशन दोबारा से री इलेक्शन करवा सकती है, ये हो गया। तीसरा है द स्टेट गवर्नमेंट डिसाइड एज टू व्हेन इन हाउ मेनी स्टेजेस इलेक्शन, मतलब स्टेट गवर्नमेंट डिसाइड करती है क्या कि कब इलेक्शन होगा और कितने स्टेजेस में होगा। चौथा है द फैसिलिटी ऑफ वीवीपीएटी, ठीक है ना, जो आपको पता है ना वीवीपैट होता है आपका, जो पर्ची निकलता है, ठीक है ना, वो ईवीएम मशीन में होता है, जब आप वोट डालते हो तो एक पर्ची निकलता है, दैट इज द वीवीपैट, ठीक है ना।
वो एंश्योर करता है स्टॉप माल प्रैक्टिस, मतलब कोई भी चीटिंग से रोकता है क्या। तो ये चारों में से सबसे ज्यादा अगर मैं बोलूं, ये चारों वैसे इंपॉर्टेंट है, आपको चारों पढ़ना पड़ेगा, फिर से बता दे रहा हूं, जितने भी चीज लिख कर लाता हूं, ये जितने चीज बताता हूं वो सारे इंपॉर्टेंट है, लेकिन उस इंपॉर्टेंट में से भी जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो अपने हिसाब से मैं बताता हूं। तो वो चीज है ना, वो आ भी सकता है नहीं भी आ सकता है, लेकिन जो पूरा पढ़ के जाएगा उसमें से तो डेफिनेटली आएगा ही आएगा। तो ये चीज ध्यान में रखना। तो इसमें से भी अगर मैं बात करूं, सबसे पहला वाला क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट, एंड जो तीसरा वाला क्वेश्चन है इट इज इंपॉर्टेंट, एंड ये चौथा वाला जो है वो ज्यादा ही इंपॉर्टेंट है। तो ये आप लोग को करना है। चलो एक एक करके इसको भी एक्सप्लेन करते हैं और समझते हैं। पहला है द इलेक्शन कमीशन लेज डाउन द कोड ऑफ कंडक्ट, यानी कि जो इलेक्शन कमीशन जो होता है वो कोड ऑफ कंडक्ट यानी आचार संहिता लागू करता है क्या। बिल्कुल सही बात है, ट्रू है। क्यों? क्योंकि भाई अगर आचार संहिता लागू नहीं होगा तो लोग नोटों के बंडल लाएंगे पॉलिटिशियन लोग और बांटेंगे हर जगह और वोट खरीद सकते हैं। तो उसको रोकने के लिए टू कंट्रोल द माल प्रैक्टिसेस, यानी कि कुछ गलत होने से रोकने के लिए और एक फ्री और फेयर इलेक्शन इंडिया में करवाने के लिए जो इलेक्शन कमीशन होता है वो कोड ऑफ कंडक्ट लाता है। एक यूनिक डॉक्यूमेंट होता है ये, जिसमें सारे रूल्स होते हैं, पॉलिटिकल पार्टी हो, गवर्नमेंट हो, आम जनता हो, सबको ये रूल फॉलो करना पड़ता है, और अगर कोई रूल फॉलो नहीं करेगा तो उसके खिलाफ कार्यवाही हो सकती है। और इवन गवर्नमेंट भी ये लॉ नहीं तोड़ सकते, कैन नॉट वायलेट दिस रूल। जो गवर्नमेंट के लोग होते हैं वो खुद नहीं तोड़ सकते, इतना खतरनाक चीज होता है। और इसको देख रेख कौन करता है? इलेक्शन कमीशन करता है, ये याद रखना। नेक्स्ट, अंडर सर्कमस्टांसेस द इलेक्शन कमीशन होल्ड री इलेक्शन इन ए पर्टिकुलर कॉन्स्टिट्यूंसी, मतलब अगर कुछ ऐसा हुआ, कुछ गलत हुआ, कुछ ऐसा चीज सुनने में आया, तो क्या इलेक्शन कमीशन दोबारा री इलेक्शन करवा सकते हैं? बिल्कुल करवा सकते हैं, ट्रू है। क्यों? क्योंकि भाई ये तभी पॉसिबल है कि जब इलेक्टेड गवर्नमेंट जो है उन्होंने अपना मेजोरिटी लॉस कर दिया। भाई पहले सत्ता में थे, अब ऐसा हुआ कि भाई उसमें से कुछ लोग निकल गए तो सत्ता लॉस कर दिया, ठीक है ना, पूरा पार्लियामेंट में होने के पहले, ठीक है ना। या फिर कभी कभी गठबंधन की सरकार होती है तो दो लोग मिलकर एक गवर्नमेंट बना रहे तो दूसरे वाले ने हाथ खींच लिया अपना, तो पहला वाला जो है वो फुल मेजोरिटी के साथ नहीं रहा, तो अगेन सरकार पलट जाएगी इन द सेंस मेजोरिटी का जो है वो लॉस हो जाएगा, लॉस ऑफ मेजोरिटी हो जाएगा, और लॉस ऑफ मेजोरिटी की वजह से री इलेक्शन करवा सकते हैं। तो ये इसको अच्छी तरीके से याद कर लेना। ये था आपका एक और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन ये है, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि द स्टेट गवर्नमेंट डिसाइड एज टू व्हेन एंड इन हाउ मेनी स्टेजेस द इलेक्शन वुड बी हेल्ड इन ए पर्टिकुलर स्टेट, यानी कि क्या कोई स्टेट गवर्नमेंट, जैसे आप महाराष्ट्र में रहते हैं हम लोग, अब महाराष्ट्र की स्टेट गवर्नमेंट क्या बताएगी कि भाई इलेक्शन कब करवाना है, कितने स्टेजेस में कराना है? क्या ये स्टेट गवर्नमेंट के हाथ में होता है? तो इसका जवाब है नहीं, यानी ये स्टेटमेंट क्या है? फॉल्स है। कभी भी कोई भी इलेक्शन प्रोसेस स्टेट गवर्नमेंट, नेशनल गवर्नमेंट किसी के हाथ में नहीं होता है, वो होता है इलेक्शन कमीशन के हाथ में। तो ये स्टेटमेंट फॉल्स है। तो हम बोल सकते हैं कि इलेक्शन कमीशन इज द सेंट्रल, ठीक है ना, सेंट्रल टू द प्रोसेस ऑफ इलेक्शन, यानी कि मेन जिम्मेदार कौन होते हैं? इलेक्शन कमीशन वाले लोग होते हैं, उनके अंडर में सारा डायरेक्शन, सारा कंट्रोल, सारा प्रोसेस, सारा स्टेज, सारा डिक्लेरेशन, डेट कब करना है, रिजल्ट कब लाना है, सब उनके हाथ में होता है और वो लोग ही वो काम जो है करते हैं। नेक्स्ट, द फैसिलिटी ऑफ VVPAT इन EVM मशीन एंश्योर टू स्टॉप मेल प्रैक्टिसेस। तो बट ऑब्वियसली जब आप वोट करने जाओगे फ्यूचर में, जब हम वोट दबाते हैं, जैसे मान लो कि मुझे इस पार्टी को वोट करना है, उसका सिंबल रहेगा, मैंने उस बटन को दबाया, जैसे ये बटन दबाओगे 2-3 सेकंड के अंदर एक पर्ची जो होती है वो निकल के आती है और आपको दूर से दिखेगा, आप उसको हाथ भी नहीं लगा सकते, वो दूर से कांच के पीछे दिखेगा, ताकि आपको पता रहेगा कि आपने जो बटन दबाया है क्या उसको ही वोट गया है आपका। तो वो VVPAT मशीन जो होती है वो दिखाती है, और उसके बाद वो VVPAT जो पर्ची होता है वो कट के नीचे गिर जाता है, जमा हो, तो उसी को बोलते हैं VVPAT और VVPAT मशीन। और इसी से कहीं ना कहीं जो पहले होता था चीटिंग, आज भी पता नहीं हो भी सकता है आज भी, लेकिन ऐसा बताया गया है कि भाई VVPAT की वजह से चीटिंग जो है, माल प्रैक्टिसेस जो है वो अवॉइड हो गए। तो ये स्टेटमेंट क्या है? ट्रू है, ठीक है। तो एक्सपर्ट कमेटी ने 8 अक्टूबर 2010 को इलेक्शन कमीशन ने डिसाइड किया कि वोटर वेरीफाइड पेपर ऑडिट ट्रायल, जिसको VVPAT बोलते हैं, याद रखना इसका फुल फॉर्म अगर कहीं पे पूछता है तो याद रखना वोटर वेरीफाइड पेपर, वोटर वेरीफाइड पेपर VVPAT यानी ऑडिट ट्रायल VVPAT EVM मशीन में होता है, जो कि ये निर्धारित करता है कि आपने जो वोट किया है वो सही जगह पे किया है, और वो पर्ची कट के निकल जाएगा। तो ये चीज याद रखना, जिसके वजह से जो माल प्रैक्टिसेस होती है, यानी जो चीटिंग वगैरह होती है वो रुक जाती है। तो ये स्टेटमेंट ट्रू है। समझ में आ गया? अब चलते हैं हम लोग तीसरे चैप्टर की तरफ। वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल चैप्टर, मस्त चैप्टर है तीसरा चैप्टर, पॉलिटिकल पार्टीज के बारे में है, ठीक है। तो इसमें भी 4 मैं ट्रू और फॉल्स लेकर आया हूं, ये चारों इंपॉर्टेंट है, लेकिन उसके अंदर भी जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो क्या हो सकते हैं? पहला है पॉलिटिकल पार्टीज एक्ट्स एज ए लिंक बिटवीन गवर्नमेंट एंड पीपल, दूसरा है पॉलिटिकल पार्टीज आर सोशल ऑर्गेनाइजेशन, तीसरा है कोएलिशन पॉलिटिक्स लीड टू इंस्टेबिलिटी, और चौथा है शिरोमणि अकाली दल इज ए नेशनल पार्टी। तो इसमें से सबसे ज्यादा अगर कोई इंपॉर्टेंट है वो ये है पहला वाला, ठीक है ना, डबल स्टार दे रहा हूं। और सेम अगर मैं बात करूं
ये तीसरा वाला, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसको भी डबल स्टार कर रहा हूं। तो ये 4 में से तो ये 2 तो मिनिमम करना ही करना है। बाकी जैसे मैंने बोला कि जितना जो लोग पूरा पूरा पढ़ के जाएंगे उसके उतने ही अच्छे मार्क्स निकालने के चांसेस है। समझ में आ गया? तो चलो एक एक करके समझते हैं। तो पहला है पॉलिटिकल पार्टीज एक्ट्स एज ए लिंक बिटवीन गवर्नमेंट एंड पीपल। क्या कोई पॉलिटिकल पार्टी जो होती है वो एक लिंक, एक जोड़ने का काम करती है आम जनता और गवर्नमेंट के बीच का? तो बिल्कुल सही है, तो ये स्टेटमेंट ट्रू है ना, क्योंकि अगर हमें कुछ मैसेज पहुंचाना है, मतलब मैं चाहता हूं कि गवर्नमेंट में ये रूल होता या फिर ये पॉलिसी होता, तो मैं किसके पास जाऊंगा? डायरेक्ट मैं प्रधानमंत्री से तो मिल नहीं पाऊंगा, मैं डायरेक्ट किसी ऐसे व्यक्ति के पास जाऊंगा जो मेरे गांव का कोई मुखिया होगा या फिर कोई मेरे शहर का उस पार्टी से बिलोंग करने वाला कोई कार्यकर्ता होगा, कोई ऑफिस हेड होगा या फिर जो भी होगा। तो मैं किसी पॉलिटिशियन के पास पहले जाऊंगा जो नॉर्मल लेवल पे है, उसके बाद वो बात लेके ऊपर जाएगा, वो बात लेके ऊपर जाएगा, फिर जाके गवर्नमेंट के जो कैबिनेट मिनिस्टर होते हैं वहां तक बात पहुंचेगी और वहां तक वो बात पहुंचने में विचार विमर्श करके वो चीज लागू होगा। यानी कहीं ना कहीं पॉलिटिकल पार्टी ही गवर्नमेंट को और लोगों को जोड़ के रखती है, दैट इज द लिंक बिटवीन बोथ। तो इसके लिए ये ट्रू है, याद रखना। समझ में आ गया? तो इसमें सारी चीज जो मैंने आपको एक्सप्लेन की वो सारी चीज यहां पे लिखी हुई है। ठीक है, क्या करते हैं? कम्युनिकेट करवाते हैं, डिमांड को, कंप्लेंट्स को लोगों के गवर्नमेंट तक पहुंचाने का काम करते हैं पॉलिटिकल पार्टीज। ठीक है ना, और सपोर्ट ऑफ पीपल उनको बदले में मिलता है ताकि पॉलिटिकल पार्टी जो है वो सरकार बना सके। वैसे ही दूसरा क्वेश्चन है, पॉलिटिकल पार्टीज आर सोशल ऑर्गेनाइजेशन। क्या पॉलिटिकल पार्टी एक सोशली ऑर्गेनाइज पार्टी है या फिर सोशल ऑर्गेनाइजेशन है? तो बिल्कुल सही है। पॉलिटिकल पार्टी मतलब क्या है? सोशली चीजें हो रही है ना, सोशल लेवल पे हो रहा है, एक तरीके से सोशल वर्क हो रहा है वो। ठीक है, बट उनका फायदा भी है उसमें, क्योंकि वो सत्ता में आते हैं तो ऑब्वियसली भला होता है, हमारे देश के लिए काम करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं सबको पता है अंदर ही अंदर कितना चीज़ें जेब में जाती है कि नहीं? बट ठीक है, जो है वो टेक्स्ट बुक के हिसाब से जाएंगे तो यह बिल्कुल सही है कि सोशल ऑर्गेनाइजेशन इनिशिएटिव लेती है, सोशल प्रॉब्लम, जैसे पॉलिटिकल पार्टी जो है अलग अलग प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व करती है, पॉलिसीज लेकर आती है, प्रोग्राम्स करती है, कलेक्टिव गुड्स को प्रमोट करती है, और डिफरेंस ऑफ आइडियोलॉजी भले ही हो सकता है लोगों के पॉलिटिकल पार्टीज में, अलग अलग पॉलिटिकल, लेकिन काम करती है वो लोगों के लिए, और इसीलिए पॉलिटिकल पार्टी को हम सोशल ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं। ये क्वेश्चन को भी आप बाय हार्ट कर लेना। नेक्स्ट, कोएलिशन पॉलिटिक्स लीड टू इंस्टेबिलिटी, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको याद रख लेना, जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट क्या बोल रहा है कि कोएलिशन पॉलिटिक्स लीड्स टू इंस्टेबिलिटी, की क्या गठबंधन की सरकार इंस्टेबिलिटी लाती है क्या? अगर मान लो कि सरकार बनी है तो 2 लोग से मिलके बनी है, तो क्या 2 लोग से बनी हुई, 2 अलग अलग पॉलिटिकल पार्टी से बनी हुई जो सरकार है, क्या वो टिकेगी नहीं? क्या ये इनस्टेबल है? तो इसका स्टेटमेंट है फॉल्स। नहीं भाई, क्यों नहीं टिकती है? अगर आप देखोगे हमारे आज के दौरान भारत देश में हमारा जो नेशनल पार्टी है या फिर हमारा जो गवर्नमेंट है, जो रूलिंग गवर्नमेंट है, पूरे देश की बात कर रहा हूँ, अकेले बीजेपी तो है नहीं, बीजेपी के साथ कई सारी छोटी छोटी पार्टीज है। जैसे आप देखोगे तो आंध्र प्रदेश की एक पार्टी है, ठीक है ना, बिहार की एक पार्टी है, ठीक है ना, हमारे महाराष्ट्र की शिवसेना है। तो ऐसे बहुत सारे पार्टी ने जो बीजेपी गवर्नमेंट थी उनको सपोर्ट किया, तब जाके ये नंबर ऑफ जितने भी रिक्वायरमेंट सीट्स थे, मतलब जीतने के लिए इतनी मेजोरिटी सीट्स चाहिए, तो उतने जाके तैयार हुए। अगर ये सब पार्टीज अगर बीजेपी का साथ छोड़ देंगे तो सरकार पलट भी सकती है और सरकार गिर सकती है, ये चीज़ ध्यान में रखना है। मतलब कोएलिशन गवर्नमेंट टिकता है, और कई सारे ऐसा एग्जाम्पल, इवन महाराष्ट्र गवर्नमेंट में पहले बीजेपी और शिवसेना मिलके इलेक्शन लड़ते थे और जीतते थे, आज भी जीते हैं वापस से। पहले भी होता था, बीच में थोड़ा 2-3 पार्टीज आ गई थी, लेकिन अब वापस से आ गई है। तो इस तरीके से आप बोल सकते हो ये स्टेटमेंट फॉल्स है, यानी इंस्टेबिलिटी नहीं आता है। ठीक है, ये रीजन लिख सकते हो, गठबंधन पॉलिटिक्स कैन लीड टू इंस्टेबिलिटी एज देयर आर मेनी स्टेक होल्डर टू द पावर एंड कोalition गवर्नमेंट उल्टा सक्सेस हुआ है, ऐसा यहां पे मैंने एक्सप्लेन किया है, तो इसको आप लिख सकते हो। नेक्स्ट आ जाता है क्वेश्चन की शिरोमणि अकाली दल, जो कि एक पंजाब की पार्टी है, क्या ये एक नेशनल पार्टी है? तो इसका जवाब है फॉल्स, क्योंकि जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले बोला कि शिरोमणि अकाली दल ये एक पंजाब की रीजनल पार्टी है। ठीक है, तो ये नेशनल पार्टी नहीं हो सकती, याद रखना है। क्या है? एक इंपॉर्टेंट रीजनल पार्टी है। पंजाब में 1920 में इसका एस्टैब्लिशमेंट हुआ था। मेन ऑब्जेक्टिव था कि भाई रिलीजियस एंड रीजनल आइडेंटिटी दिया जाए। लोग जब ये पंजाब में पावर में आए बहुत सालों तक, तो इन्होंने बहुत सारे फुलफिल किए जो वादा किया था लोगों को उसके हक दिलाने के लिए, ये सब काम उन्होंने किया था। तो आप रीजन लिख सकते हो आराम से, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, हम चलते हैं आगे और आ जाते हैं हमारे नेक्स्ट चैप्टर, जो कि है दोस्तों चैप्टर नंबर 4। ठीक है, अब इसमें बहुत सारे आंदोलन के बारे में, चैप्टर के बारे में दिया है, तो यहाँ पे जो 4 मोस्ट इंपॉर्टेंट गिव अपना ट्रू और फॉल्स है रीजन के साथ, इसको देख लेते हैं फटाफट से। क्या है क्वेश्चन? मूवमेंट्स आर नॉट इंपॉर्टेंट इन ए डेमोक्रेसी। क्या आंदोलन डेमोक्रेसी में जरूरी नहीं है, इंपॉर्टेंट नहीं है? दूसरा, मूवमेंट्स डू नॉट नीड ए स्ट्रॉन्ग लीडरशिप। मूवमेंट के लिए, कोई भी आंदोलन करने के लिए क्या कोई स्ट्रॉन्ग लीडर चाहिए क्या? ऐसा कुछ पूछा है। तीसरा, कंज्यूमर मूवमेंट कैन इनटू एक्सिस्टेंट एंड द ग्रीन रिवॉल्यूशन डिवाइडेड द फार्मर इनटू रिच फार्मर एंड पुअर फार्मर। तो इसका जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है वो है ये। ठीक है,
कि मोमेंट्स आर नॉट इंपॉर्टेंट इन ए डेमोक्रेसी। एंड ये भी क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। बाकी मैं आपको सजेशन फिर से दूंगा कि भाई चारों के चारों इंपॉर्टेंट है, ये आपको चारों के चारों पढ़ के जाना है, लेकिन ऊपर के जो दो मैंने मार्क करा है वो तो डेफिनेटली करना है, याद रखना। एक एक करके पढ़ते हैं। तो मोमेंट्स आर नॉट इंपॉर्टेंट इन ए डेमोक्रेसी, क्या हमारे लोकतंत्र में, डेमोक्रेसी में क्या आंदोलन जरूरी नहीं है क्या? तो इसका जो जवाब है दोस्तों कि नहीं भाई जरूरी है, ये स्टेटमेंट फॉल्स है। मान लो कि कोई भी गवर्नमेंट आ गया, अब उसके खिलाफ कोई आंदोलन कर ही नहीं पा रहा है, तो फिर वो देश तो एक डिक्टेटर देश कहलाएगा, जैसे नॉर्थ कोरिया है आज के डेट में, कि कोई सरकार के खिलाफ कुछ बोल भी नहीं सकता। अपने देश में आप देखोगे तो कोई भी कुछ भी बोल सकता है, ये आज़ादी दी हुई है, ठीक है ना। वो अलग बात है कि बोलने के बाद थोड़ा बहुत दिक्कत का सामना भी कर रहे हैं लोग आज के डेट में, ऐसा न्यूज़ वाले बोलते हैं, ऐसा कुछ यूट्यूबर्स बात करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हम सबको पता है कि हम बोलने के लिए आज़ाद है, ठीक है। लेकिन बहुत सारे ऐसी कंट्रीज़ है वर्ल्ड में, आप जाओगे तो वहाँ पे ऐसा नहीं चलता। अगर आपने सरकार के खिलाफ बोला तो भाई तुरंत सजा हो जाएगी, गायब हो जाओगे रातों रात, ठीक है ना। तो ये स्टेटमेंट फॉल्स है, मतलब आंदोलन की जगह बिल्कुल इंपॉर्टेंट है डेमोक्रेसी में। तो रीजन क्या है कि कोई भी गवर्नमेंट हो, कोई भी मूवमेंट, आंदोलन जब होती है, ठीक है ना, इसमें एक लोगों का इन्वॉल्वमेंट चाहिए होता है, क्योंकि एक आदमी तो अकेला आंदोलन करता नहीं है, ठीक है ना। जैसे आपने देखा होगा कि बहुत सारे आंदोलन हुए थे, अन्ना हजारे आपने नाम सुना होगा, अरविंद केजरीवाल जो एक टाइम पे मुख्यमंत्री थे दिल्ली के, तो उन्होंने बहुत पहले, आज से 10 साल पहले की बात है, ज़्यादा साल हो गया, बहुत पहले एक आंदोलन किया था, ठीक है ना, गवर्नमेंट के खिलाफ, जो उस टाइम पे रूलिंग गवर्नमेंट थी, ठीक है ना। तो ये चीज़ें हुई थी। तो ऐसे बहुत सारे आंदोलन हुए हमारे देश में, अलग अलग इश्यूज हो सकते हैं, सोशल इशू हो सकता है, कुछ भी काम हो सकता है, ठीक है ना, गवर्नमेंट के अगेंस्ट में, ठीक है ना। और ये जो है ना, ये हेल्प करता है गवर्नमेंट को इन्फॉर्मिंग पॉलिसीज एंड राइट टू प्रोटेस्ट, ठीक है ना, उनका हक है राइट टू प्रोटेस्ट करना। ये सारी चीज़ें आपको इसमें लिखनी है, और इसीलिए हम बोल सकते हैं कि भाई आंदोलन एक जरूरी हिस्सा है हमारे लोकतंत्र का, हमारे डेमोक्रेसी का। ये स्टेटमेंट फॉल्स है। नेक्स्ट, मूवमेंट्स डू नॉट नीड ए स्ट्रॉन्ग लीडरशिप, क्या कोई आंदोलन करने के लिए कोई लीडर नहीं चाहिए क्या? बिल्कुल चाहिए। अगर मान लो 10 लोग हैं आंदोलन करने बैठे हैं, अब कोई बड़ा ऑफिसर आया, पुलिस वाला आया, या फिर आईएएस अधिकारी आ गया, या फिर कोई मिनिस्टर आ गया, तो कोई तो एक ऐसा चाहिए ना कि आप क्यों आंदोलन कर रहे हो उसके सामने बताए। पता चला 2-3 लाठी पुलिस वाले मारे, सब भाग गए, तो आंदोलन का मतलब क्या? तो एक लीडर चाहिए होता है जिसके पास लीडरशिप की क्वालिटी हो। तो ये स्टेटमेंट फॉल्स है कि लीडर नहीं चाहिए, ऐसा बोल रहा है, हमको चाहिए लीडर, इसके लिए ये स्टेटमेंट फॉल्स है। और रीजन क्या है कि मूवमेंट जो होता है, आंदोलन जो होता है, एक सबका कलेक्टिव एक्शन होता है, लेकिन इसमें एक ऐसा लीडर चाहिए जो रिप्रेजेंट करे। जैसे आपके क्लास में भी कोई ऐसा व्यक्ति होगा जो मॉनिटर होगा, आपकी क्लास की एक टीचर होगी जो क्लास को रिप्रेजेंट करेगी, क्लास टीचर। जैसे इस पूरी जेआर फैमिली में बहुत सारे टीचर्स हमने लाए हुए हैं, लेकिन आज भी जो फेज है, जो मेन मैं हूँ यहाँ पे, मैं सबको लीड करता हूँ, मैं सबको लेके चलता हूँ, प्लानिंग एंड बाकी चीज़ मैं ही डिस्कस करता हूँ। सेम उसी प्रकार की चीज़ें होती है, एक्शन क्या रहेगा, क्या टेक्निक रहेंगी, और अच्छा ग्रेट लीडरशिप अगर रहेगा तो अच्छा परिणाम भी आता है और आंदोलन सक्सेसफुल होता है और गवर्नमेंट जो है लोगों की बात सुनती है फिर। तो इस प्रकार से आपको करना था, समझ में आ गया। नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ यहाँ पे, कंज्यूमर मूवमेंट कैन कम इनटू एग्जिस्टेंट, यानी कंज्यूमर यानी जो आंदोलन हुआ था लोगों के हक के लिए, खासकर जो कंज्यूमर्स होते हैं, कस्टमर्स होते हैं, उनके साथ फ्रॉड होता है, कुछ मिसयूज हो जाता है, कोई चीज़ मंगाए कुछ और चीज़ आ गया, बोलते हैं ना कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट वाला। तो ये कम इनटू एग्जिस्टेंस हुआ, बिल्कुल सही हुआ। तो ये कंज्यूमर जो है बहुत सारे अलग अलग प्रॉब्लम फेस कर रहे थे, ठीक है ना, सोशल एंड इकोनॉमिक सिस्टम के अंदर। और ये प्रॉब्लम्स थे जिसमें मिलावट एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम था, जो कि हमने चैप्टर में भी पढ़ा है आपको, कि भाई लोग कैसे मिलावट करते हैं, दाम बढ़ा जाते हैं, फ्रॉड करते हैं वेट में। 1 किलो लिखा हुआ है लेकिन अंदर 500-700 ग्राम ही निकल रहा है, ठीक है ना। वेट और मेजर्स के लेके काफ़ी दिक्कत था। तो इसीलिए कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट को, एक कानून को बनाया गया, ये एग्जिस्टेंस में आया 1986 में, जिसके वजह से काफ़ी लोग अगर कुछ भी दिक्कत का सामना करते हैं तो वो कंज्यूमर मूवमेंट यानी अपना कंज्यूमर आंदोलन कर सकते हैं, और वो सीधा कोर्ट में भी जा सकते हैं फ्रॉड से बचने के लिए। तो ये सारी चीज़ें थी जो आपको याद रखनी है, ठीक है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं, द ग्रीन रिवॉल्यूशन डिवाइडेड द फार्मर्स इनटू रिच एंड पुअर फार्मर्स, यानी कि जो ग्रीन रिवॉल्यूशन है, यानी जो हरित क्रांति आया देश में, एग्रीकल्चर का एक बहुत ही मस्त आया, क्या इसने रिच और पुअर फार्मर बनाए? तो बिल्कुल सही है। क्योंकि रीजन क्या है इसके पीछे, ट्रू स्टेटमेंट है, क्योंकि ग्रीन रिवॉल्यूशन ने एग्रीकल्चर को बढ़ाने की कोशिश की, उनकी प्रोडक्शन बढ़ाने की कोशिश की, अचीविंग द सेल्फ सफिशिएंसी इन फूड ग्रेन्स। हाउएवर इट डज नॉट बेनिफिट्स फॉर पुअर पीपल, क्योंकि जो गरीब किसान है उसके पास वो था ही नहीं ना, गरीब किसान के पास पैसा ही नहीं था कि वो उतना भी खेती कर पाए, कर्जे में डूबा हुआ था। तो इसीलिए ये सिर्फ अमीर लोगों को या फिर अमीर किसानों को ज़्यादा हेल्प किया एज कंपेयर टू पुअर। तो ये चीज़ ध्यान में रखना। ये भी हो गया एक बहुत ही मस्त। अब चलते हैं जितने भी 5वें चैप्टर के इंपॉर्टेंट ट्रू और फॉल्स से, एक और चीज़ इंपॉर्टेंट है उसको देखेंगे, लेकिन एक और चीज़ जो मुझे बोलना है, कई सारे ऐसे बच्चे होंगे जो ऑब्वियसली इसको याद करना चाह रहे होंगे, तो या तो मैं इसको PDF टेलीग्राम पे डलवा दूंगा, या तो दूसरा तरीका था कि जैसे मैंने स्टार्ट किया, जो चीज़ मैं एक्सप्लेन कर रहा था यहाँ पे साइड हट के कर रहा था, तो आप लोग जाके वापस से बैक जाओ और एक एक करके स्क्रीनशॉट यहीं से ले लो, ठीक है ना।
टेलीग्राम ज्वाइन कर ले, टेलीग्राम पे भी ज्वाइन कर लेना, कोशिश करूंगा मेरी टीम को बोल के डलवा दूं। लेकिन अगर बाई चांस वहाँ पे नहीं मिलता है, क्योंकि बहुत सारे लोग बोलते हैं सर ढूंढते हैं मिलता नहीं है, तो शायद ढूंढने नहीं आता होगा आप लोग को। लेकिन सबसे बेस्ट तरीका ये बताऊंगा, वापस जाना वीडियो में, यहाँ तक आ गए ना, वीडियो के पीछे जाओ, स्लाइड करो, स्टार्टिंग में जाओ, जैसे जैसे एक एक क्वेश्चन में कराते जा रहा हूँ ना, पॉज करो, स्क्रीनशॉट लो, आगे बढ़ो, पॉज करो, स्क्रीनशॉट करो, आगे, और वो सारे जो भी मैंने ट्रू और फॉल्स बताए हैं विद रीजन, इसको याद कर लेना। चलो आखिरी के 3 बज गए हैं, फटाफट देख लेते हैं। तो 5वें चैप्टर का एक बहुत इंपॉर्टेंट है, अलर्टनेस इज रिक्वायर्ड टू सस्टेन डेमोक्रेसी, कि डेमोक्रेसी यानी लोकतंत्र को रखने के लिए, टिकने के लिए अलर्टनेस, अलर्ट रहना जरूरी, तो बिल्कुल सही है, एक वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये भी याद रख लेना। क्यों जरूरी है? क्योंकि ये करप्शन के अगेंस्ट में लड़ेगा, पॉलिटिकल मालप्रैक्टिसेस, यानी कि जो लोग, जो नेता लोग होते हैं, जो बोलते हैं ना हम लोग, राजनीति के जो लोग होते हैं, कुछ गलत ना करें, करप्शन ना करें, तो उसको रोकने के लिए अलर्ट रहना बहुत जरूरी है। तो ये इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रख लेना। अगला है, इंपॉर्टेंस ऑफ द प्रॉब्लम ऑफ फार्मर्स एंड ट्राइबल्स हैज इंक्रीज इन द लेफ्ट एक्सट्रीमिस्ट मूवमेंट। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट गिव रीजन है, मतलब ट्रू और फॉल्स है, याद रख लेना। जो स्टेटमेंट फॉल्स है कि भाई किसान और जो ट्राइबल लोग हैं उनका जो इंपॉर्टेंस ऑफ प्रॉब्लम है, ठीक है ना, ये इंक्रीज हो गया है लेफ्ट एक्सट्रीमिस्ट मूवमेंट में, बल्कि डिक्रीज हो गया है, तो ये स्टेटमेंट गलत है कि द इंपॉर्टेंस ऑफ प्रॉब्लम फार्मर ट्राइबल्स हैव रिड्यूस्ड, कम हुआ है ना, ये इसमें बोला है कि इंक्रीज हुआ है, तो स्टेटमेंट गलत है, मतलब रिड्यूस हुआ है। क्यों? क्योंकि इनफैक्ट बहुत सारे वायलेंट टेक्निक्स आ गए इसको अपोज, गवर्नमेंट पॉलिसी को अपोज करने के लिए, एंड अटैक द जो पॉलिसीज होते थे उसको रोकने के लिए, तो ये भी आपको याद रख लेना है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आपका आखिरी क्वेश्चन है एक, जो कि पीपल में लूज कॉन्फिडेंस इन द डेमोक्रेटिक प्रोसेस ड्यू टू द करप्शन ड्यूरिंग इलेक्शन। आपको पता ही है कि जब भी इलेक्शन होता है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, डबल स्टार कर रहा हूं, कि इलेक्शन जब होता है कि हर बार हमें सुनने में आता है कि भाई कहीं पे वोट खरीदे, कहीं पे पैसे बांटे गए, कहीं पे कुछ बांटे गए। सुना है कि नहीं सुना है? आप सभी ने सुना होगा, जब भी आपके आसपास भी अगर छोटा मोटा इलेक्शन भी होता है ना, वहां पे आपको सुनने में आता है कि भाई एक वोट दोगे तो 500 रुपया, 1000 रुपया, ऐसा ऐसा चलता है। और मैंने खुद ने ये चीज देखा भी है और सुना भी है, करेक्ट है, तो होता है, इसमें हम कोई भी दो राय नहीं है कि ऐसा नहीं होता। तो क्या ये स्टेटमेंट ट्रू है? तो बिल्कुल सही है। इसका रीजन ये है कि करप्शन बहुत है और हर कोई जीतना चाहता है, पॉलिटिकल पार्टी हो, हर कोई छोटा से छोटा कैंडिडेट क्यों ना हो, वो जीतना चाहता है। तो अपने तरफ से भले आचार संहिता लगाए, कोड ऑफ कंडक्ट लगाए कि आप वो नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी बैकएंड में वो चीजें चलती है और लोग भी लेते हैं खुशी खुशी, क्योंकि लोग को फर्क नहीं पड़ता कि कोई जीते कौन हारे। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनको पैसे से मतलब होता है, तो वो काम करते हैं। तो करप्शन जो है, करप्शन जो वर्किंग ऑफ गवर्नमेंट है, वर्किंग कैपेसिटी जो होती है गवर्नमेंट की, एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल की, ये कम हो गई है, एंड हेंस डिससेटिस्फैक्शन अराइजेस अमंग द पीपल। करप्शन बहुत चलता गया, इलेक्शन के दौरान भी और इलेक्शन होने के बाद भी हर ऑफिसर आज के डेट में करप्शन लेता है, और उसके वजह से वर्क कैपेसिटी लोगों की कम हो गई है, और यही चीज़ परेशान करता है आम आदमी को या फिर आम जनता को। समझ में आया? तो ये कुछ थे मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्रू और फॉल्स विथ रीजंस, मैंने आपको बता दिए। ये सारी चीज़ बस आप लोग एक एक करके याद कर लेना। और अगेन बहुत सारे वीडियोस ऑलरेडी डाल चुका हूँ चैनल पे, एक बार चेक तो करो जाके, बहुत सारे वीडियो है, उन सभी को 1.5 की स्पीड पे लगाओ और देखो, और जो जो उसमें से इंपॉर्टेंट है उसको लिखो या फिर स्क्रीनशॉट लो और उसको याद करते बैठ जाओ। बस इतना ही मैं आपसे बोल सकता हूँ। तो फटाफट से पढ़ाई चालू कर दो, अभी भी एक दिन समय बचा है, और अभी भी अगर आप चाहोगे तो फुल मार्क्स, अच्छे से अच्छा मार्क्स सोशल साइंस में निकाल सकते हो। अभी हिस्ट्री और पॉलिटिकल साइंस पढ़ लो, अच्छी तरीके से पढ़ा रहा हूँ, साथ में एक दिन के बाद आपको ज्योग्राफी भी मिलेगा। इसी प्रकार से कई सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के वीडियोस मिलेंगे, चाहे वो मैप्स हो, स्टेटिस्टिकल डेटा हो, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो, गिव रीजंस हो, या फिर बड़े वाले क्वेश्चन हो, सारा कुछ ज्योग्राफी का भी बता दूंगा, टेंशन मत लो, बस हमारे चैनल पर बने रहना। और जो मैंने आपको शुरुआत में भी कहा था, प्लीज़ वो काम जरूर करना आपके राहुल सर के लिए, कि भाई आप लोग को हमारा ये जो चैनल है ना, जिसका नाम है JR कॉलेज, 11वीं और 12वीं में मिलोगे आप मुझसे, छोड़ के मत जाना आपके राहुल सर को, आगे भी कंटिन्यू आपके राहुल सर के साथ बने रहना। तो हमारा अपना चैनल है JR कॉलेज, 11वीं और 12वीं की पढ़ाई के लिए। अभी जाओ, ये वीडियो खत्म हो गया है, जाओ और सर्च करो JR कॉलेज और सब्सक्राइब कर लो, वहाँ पर हमें 4 लाख कंप्लीट करना है फटाफट से। तो जाओ फटाफट से अभी के भी सब्सक्राइब कर दो, जल्दी मिलेंगे आपके साथ, ठीक है? तो चलो, ये वीडियो अगर पसंद आया है, हमारी मेहनत पसंद आ रही है, ट्रू और फॉल्स समझ में आ गया है, तो प्लीज़ इस वीडियो को अपने सभी जो 10th के फ्रेंड्स होंगे उनके साथ शेयर कर देना है। और पहली बार चैनल पे आए हो ना, तो चैनल को सब्सक्राइब करके अच्छा अच्छा लाइक कर दो, अच्छा अच्छा कमेंट कर दो, ठीक है दोस्तों? चलो फिर जल्दी मुलाकात होगी आपके साथ किसी और नए वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर एंड गुड बाय।